किस तरह से आप इस किरदार को लेते हैं और कितना फ़र्क है मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में पहले साइड ए में बैठना और अब विधानसभा में साइड बी पर बैठना? कोई भी मुद्दा ऐसा जो सरकार जिस प्रकार से अपने तरीके से करने की कोशिश कर रही है, तो वाकई में सरकार गंभीर नज़र आती है जो आप मुद्दे उठाते हैं, चाहे विधानसभा में चाहे विधानसभा के बाहर। सरकार विपक्ष को हल्के में कभी नहीं ले सकती। यही लोग हैं जो सत्ता से विपक्ष में लाते हैं, जहां हम आज हैं, और उसके बाद विपक्ष से सत्ता में लाते हैं। तो इसलिए उनको सतर्क रहना उनकी व्यवस्था है, मजबूरी है, और हम कोई मौका नहीं छोड़ते। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपना क्या कर रही है उसमें, मतलब कह रहे हैं कि राजनीति, विशुद्ध राजनीति। आपको 4,500 करोड़ पहुंचते पहुंचते कितना समय लगेगा, जबकि आपदा को बीते हुए 6 महीने हो गए। आपदा का मतलब होता है तुरंत मदद करना। किसी का मकान रिपेयर करने को है तो तुरंत आपको देना पड़ेगा। किसी की जिंदगी चले गई है उसको तुरंत आपको देना पड़ेगा। तो पैसा जा कहां रहा है, किसको पैसा देने की बात कर रहे हैं? और पैसा अगर नहीं गया है तो एक प्रश्न पैदा होता है कि गया कहां। मुख्यमंत्री को आदत पड़ गई है झूठ बोलने। यहां जो हो रहा है नीचे के स्तर पर वो ये रहा है कि ये हमारा पक्का आदमी है, इसका केस बनाओ, ये हमारा पुराना आदमी है, इसका केस बनाओ। ऐसे दर्जनों केस आ गए हैं हमारे पास। जिसका नुकसान हुआ नहीं है 3 लाख रुपए उसके खाते में चले गए। बहुत बड़ा घपला। मैं जरूर कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, ये राहत का पैसा प्रभावित परिवारों के लिए है, प्रभावित लोगों के लिए है, ना कि कांग्रेस पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। एक तो 2024 में बीजेपी क्या दावा करती है, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटें हैं, क्या इस बार मोदी लहर यहां पर काम करेगी? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 10 अंक में से आप सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को कितने अंक देती है बीजेपी? मुझे माफ करना कि हम नंबर देने की परिस्थिति में ही नहीं है, जब काम ही नहीं हुआ। किस तरह से आप आम लोगों को बताना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में, अगर मैं वास्तविक स्थिति की बात करूं, कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? कमियां हो सकती हैं, काम जो आदमी करता है त्रुटियां रह जाती हैं, गलतियां भी होती हैं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि हिमाचल के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मोहित डायरीज, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम राजनीतिक, सामाजिक और हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में हम आपको राजनीतिज्ञों से भी मिलवाएंगे और कई ऐसी हस्तियों से, शख्सियत से भी मिलवाएंगे जिन्होंने समाज के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। बहरहाल आज हम राजनीति पर भी बात करेंगे और ऐसे राजनीतिज्ञ से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने एक मिसाल कायम की है और एक चेंज लेकर आए हैं राज गद्दी को लेकर के, और खास तौर पर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के, जिन्होंने इतिहास को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ट्विस्ट किया था, वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। अब आपका किरदार बदल गया है, पहले आप मुख्यमंत्री रहे, अब नेता प्रतिपक्ष हो गए, तो अब कई जो है सेशन भी हो रहे हैं विधानसभा के। किस तरह से आप इस किरदार को लेते हैं और कितना फ़र्क है मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में पहले साइड ए में बैठना और अब विधानसभा में साइड बी पर बैठना? मैंने अपने जीवन में, जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, अलग अलग दायित्व अलग अलग समय में निभाए हैं जी। और हर दायित्व जब भी मिला, जिस रूप में मिला, बहुत कुछ उसमें सीखने को मिला है। जहाँ तक अभी और इससे पहले के दायित्व की अगर बात कहूँ मैं, तो स्वाभाविक रूप से बतौर मुख्यमंत्री एक और तरह की संवैधानिक जिम्मेवारी, और इस जिम्मेवारी के तहत प्रदेश आगे बढ़े, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट की हमारी स्कीम्स, केंद्र सरकार से जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सारी चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन,
और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पार्ट उसमें रहता है। और अभी जब मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ तो स्वाभाविक रूप से इसमें और भी ज़्यादा जागरूक होकर के काम करने की आवश्यकता रहती है। जो जनहित के मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाना, कोई भी मुद्दा ऐसा जो सरकार जिस प्रकार से अपने तरीके से करने की कोशिश कर रही है और उस मुद्दे में हमको ऐसा, उस बात में हमको ऐसा लगता है कि जनता का भला इसमें नहीं हो रहा है, उन तमाम मुद्दों को उठाने की हम कोशिश करते हैं। यानी कि जनहित में जो भी मुद्दे हमको प्राप्त होते हैं, किसी की डेवलपमेंट का इशू है, किसी के कोई अपने कम्युनिटी से कोई विषय है, कोई किसी का कोई नौकरी, या मतलब जनहित में जो समाज के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम बारीकी से नज़र रखते हैं। और उसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि जहां सरकार ठीक नहीं कर रही है तो उस मौके को नहीं जाने देते हैं, उस पर बात करते हैं, उस पर लोगों के सामने लाते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, और यही हमारा धर्म है। विपक्ष के मुद्दों का असर होता है सरकार पे? क्या सरकार, आपको लगता है कि विपक्ष कोई आवाज़ उठाता है, जैसे विकास की आपने बात की, जनता के हित की आपने बात की, तो वाकई में सरकार गंभीर नज़र आती है जो आप मुद्दे उठाते हैं, चाहे विधानसभा में चाहे विधानसभा के बाहर? सरकार विपक्ष को हल्के में कभी नहीं ले सकती है। और हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में जब हम अपनी बात कहते हैं तो सरकार को गंभीरता से उसको लेना, ये उनकी विवशता है, मजबूरी है। भले ही उसमें काम करने की उनकी मंशा हो या ना हो, और उस तरह से काम करने के लिए उनकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद एकदम जब मुद्दे को उठाते हैं, जनहित का कोई मुद्दा उठाते हैं, तो सरकार को उस मुद्दे को लेकर के विचार करना पड़ता है। क्योंकि जब लोगों के बीच में मुद्दा जाता है तो यही लोग हैं जो सत्ता से विपक्ष में लाते हैं, जहां हम आज हैं, और उसके बाद विपक्ष से सत्ता में लाते हैं। तो इसलिए उनको सतर्क रहना उनकी व्यवस्था है, मजबूरी है, और हम कोई मौका नहीं छोड़ते। तो 1 साल हो गया अब सरकार को, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं, जो अभी भी सरकार जिन पे नहीं सुन रही, लेकिन विपक्ष जो उठा रहा है? और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं, चलिए एक तरफ तो जनता और विकास के मुद्दे, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं। मसलन अभी जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, उसमें ये कहा गया कि जी सरकार जो है वो 4500 करोड़ रुपए जो है वो देगी, लेकिन अभी 263 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो खर्च किए गए। तो आप कह रहे हैं कि जो पूरी एक राशि थी उसमें सिर्फ 5% जो है वही खर्च हुआ है। तो इसमें आप किस तरह से देखते हैं सरकार की भूमिका? देखो, कुल मिलाकर के मैं एक बात कहूँ कि ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये व्यवहारिक रूप से ज़्यादा राजनीति सोचते हैं। स्टेट कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से ले जाना है, उन सारी चीज़ों को सोचने की उनकी प्राथमिकता शायद उस तरह की रहती नहीं है। अभी आपदा का दौर आया, और आपदा के दौर में उनको मालूम है कि इसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ लोगों को आश्वासन नहीं देंगे, लोगों के बीच में कुछ बातें नहीं करेंगे, तो उनको लगता है कि लोकसभा के चुनाव में कठिनाई आएगी, उनको मुश्किल आएगी। इसलिए आकर के उन्होंने घोषणा कर दी कि इस बारिश और बरसात के कारण हुए नुकसान के लिए हम एक राहत पैकेज अनाउंस करते हैं, और वो 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की। जब हमने उसमें पूछा कि हकीकत क्या है उसमें, हमको बताइए, आपकी स्टेट की ओर से क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें क्या है? उसमें हकीकत यह है 1,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया है, वो मनरेगा से देंगे। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में जो शुरू में 2 इंस्टॉलमेंट जो है SDRF के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश को जारी की गई, जिसमें 362 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला, वो पैसा उसमें है। 11,500 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के दिए गए, वो उसका हिस्सा है। और इसके अलावा जो 400 करोड़ रुपए CRF है, CRF का पैसा, वो भी उसका हिस्सा बना दिया। और अब 634 करोड़ रुपए और दिया, ये भी उसका हिस्सा होगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपना क्या कर रही है उसमें, मतलब कहने की राजनीति चल रही है। राजनीति, विशुद्ध राजनीति। और इस तरह से मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप करिए, हिमाचल प्रदेश में अभी तक
जो प्रभावित परिवार हैं उनको आपने सिर्फ अभी जो पैसा जारी किया है वो तो मामूली सा है, वो तो 227 करोड़ रुपए है। आपको 4,500 करोड़ पहुंचते पहुंचते कितना समय लगेगा, जबकि आपदा को बीते हुए 6 महीने हो गए। आपदा का मतलब होता है तुरंत मदद करना। आपदा उसी को कहते हैं, आपदा आई है, संकट आया, उस संकट से बाहर निकलने के लिए तुरंत। किसी का मकान टूटा है तो उसके पास मकान नहीं है, उसको मकान रहने के लिए चाहिए, सर्दी का मौसम है और उस मकान में रहने के लिए उसको काम शुरू करना पड़ेगा। तो क्या उसको आप 4 सालों में देंगे क्या, 5 सालों में देंगे क्या, उसको 10 सालों में देंगे? वो तो तुरंत आपको पैसा देना होगा। किसी का मकान रिपेयर करने को है तो तुरंत आपको देना पड़ेगा। किसी की जिंदगी चले गई है उसको तुरंत आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे किसी की पशुशाला चले गई है, किसी का पशु चले गए हैं, किसी का बगीचा चले गया, खेत गए, तो उनको राहत देने का मतलब होता है कि राहत प्रभावित उस पात्र व्यक्ति को तुरंत मिलना चाहिए, ये आवश्यकता रहती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद में हम हैरान हैं इस बात को लेकर के। प्रचार इतना किया गया है लेकिन नीचे जब जा रहे हैं लोगों को मिल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं मकान हमारा चला गया। हमने कहा पैसा मिला, बोलता है पैसा नहीं मिला। मकान आधा क्षतिग्रस्त हो गया, हम कहते हैं कि पैसा मिला, कहते हैं कि पैसा नहीं मिला। तो पैसा जा कहाँ रहा है, किसको पैसा देने की बात कर रहे हैं? और पैसा अगर नहीं गया है तो एक प्रश्न पैदा होता है कि गया कहाँ, अगर दे दिया है। दूसरी बात, अगर पैसा इनने घोषणा कर दी है लेकिन अभी तक प्रभावित व्यक्ति को मिला नहीं तो मिलेगा कब, कितना देर मिलेगा? तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं जिन प्रश्नों का उत्तर देने में कठिनाई होती है। जब विधानसभा के अंदर पूछते हैं तो जवाब गोल बोल करते हैं। और सबसे बड़ी कठिनाई हमारे सामने, कठिनाई इन द सेंस कि मुख्यमंत्री को आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। वो झूठ बोल करके गप्पे मार देते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। अब आप जाइए प्रभावित इलाकों में जाइए और वहां सही मायने में कुछ जगह तो ऐसी स्थिति जहां पटवारी अभी तक नहीं पहुंचा है। आकलन की बात तो बात की बात छोड़िए। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा राजनीतिक दृष्टि से आपदा को नहीं करना चाहिए, आपदा के दौरान राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम तो सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं, अगर केंद्र ने पैसा दिया है तो पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। यहां जो हो रहा है नीचे के स्तर पर हो ये रहा है कि ये हमारा पक्का आदमी है, इसका केस बनाओ, ये हमारा पुराना आदमी है, इसका केस बनाओ। ऐसे दर्जनों केस आ गए हैं हमारे पास जिसका नुकसान हुआ नहीं है, 3 लाख रुपए उसके खाते में चले गए। बहुत बड़ा घपला, मैं पहली बार बोल रहा हूं, बहुत बड़ा घपला ये आपदा के नाम पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार, सुख सरकार के ऊपर लगेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इनने उसमें बंदर बांट करने की कोशिश किया वो बहुत ही नुकसान है। मेरा कहना अपराध है, वो पाप है। वो आपदा में इस प्रकार से करना वो पाप है और उस पर इनको विचार करना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के समर्थक या इनके खास हैं वो पैसा उनके पास गया है और उनका कोई नुकसान हुआ नहीं। हाँ, वही कर रहे हैं, वही पटवारी से झूठी रिपोर्टें बना करके करते हैं। एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया और उस पर दबाव किसने डाला, बताइए मुझे। पटवारी की क्या मजाल है जब ऊपर से मंत्री बोलेगा, पटवारी की क्या मजाल है जब विधायक बोलेगा, जब मुख्यमंत्री के वहां से दफ्तर से फोन जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है। और ये मैं जरूर कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, ये राहत का पैसा प्रभावित परिवारों के लिए है, प्रभावित लोगों के लिए है, ना कि कांग्रेस पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने तो अपना बैंक खाता भी खाली कर दिया, 51 लाख रुपए जो है वो राहत राशि जो है अपने ही अकाउंट से कर दी। अभी मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं और फैक्ट्स क्या हैं, मैं उन बातों को लेकर के अभी कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। किया है तो अच्छा किया है उनने, अच्छी भावना के साथ, और उस भावना से जो है वो अपने आप को ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। जो उन्होंने किया है, राहत में उन्होंने मदद की है, तो अच्छी बात है। ये एक इसके साथ एक और मुद्दा जो है वो मुझे लगता है कि जब सरकार बनी उसके 1 या 2 महीने बाद ही शुरू हो गया था, वो है 1500 रुपये वाला मुद्दा।
यानी हर महिला को 1500 रुपये दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। और एक बयान जो है वो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का भी जो है आजकल सुर्खियां बनी हुई हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 1500 रुपये हर महिला को दी जाएगी। बीजेपी किस तरह से इस मुद्दे को देखती है, क्योंकि सदन में भी ये मुद्दा उठाया गया है, विपक्ष द्वारा भी उठाया गया है, आपके द्वारा भी उठाया गया है। देखो, चुनाव से पहले जब इनको लगा कि सरकार बनाना कांग्रेस के लिए मुश्किल है, तो दांव खेला कि झूठ बोलो, गारंटियां दो, और छत्तीसगढ़ एक इनकी सरकार जहां थी वो चले गई, उस मॉडल को अडॉप्ट करने की कोशिश की। और हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटी दी, और 10 गारंटी में से ये भी एक प्रमुख गारंटी थी जिसमें उन्होंने कहा कि 18 से 60 साल की महिलाओं को जनवरी के महीने से 1500 खाते में आना शुरू हो जाएंगे, 1500 खाते में आना शुरू हो जाएंगे, और सरकार बनी 1500 खाते में आ जाएंगे। ये उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन ने खूब बोला, उनका खूब वायरल हुआ पड़ा है वो जो वीडियो है। उस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषणों में बोला है, इनके जो है वो प्रियंका गांधी प्रचार में आई थी, उन्होंने बोला है, बहुत सारे कांग्रेस के नेता, शुक्ला ने बोला है, सब लोगों ने बोला है। अब गारंटी का मतलब क्या होता है? जो बोला है उसकी गारंटी। आप देखते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें जो पीरियड लिखा होता है, वारंटी पीरियड इतना, अगर उससे पहले कुछ चीज़ हो जाती तो रिप्लेस कर दी जाती है, या तो उस पर फाइन का प्रोविज़न है कानून के मुताबिक। अगर उस तरह से इस वारंटी को देखें हम, तो इन्होंने 1 से 10 तक लगातार झूठ करके झूठी गारंटी दी है, और 1500 देने की बात कही। और जहां क्या किया, उसमें जाकर के लाहौल में जाकर के स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए, कितनी स्पीति घाटी की महिलाएं, वो महिलाएं आंकड़ा 3000 का आंकड़ा भी छू नहीं पा रही है, जहां की हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की महिलाओं की संख्या लगभग 22 लाख है। तो क्या कह रहे हैं कि आपने गारंटी पूरी कर दी? और गारंटी पूरी कैसे हो गई? जिन महिलाओं को जिनकी संख्या वहां पर स्पीति घाटी में, यानी कि लाहौल भी किया होता पूरा तो भी समझ में आता, स्पीति घाटी, सिर्फ स्पीति घाटी में, जबकि उनकी संख्या महिलाओं की जो 18 से 60 साल की महिला, उनकी 3000 से भी कम है संख्या। तो ऐसे कह करके भी हमने गारंटी पूरी कर दी, तो ये झूठ है, असत्य है। और कम से कम पहले झूठ बोल करके सत्ता हासिल तो कर ली, और यही बात कहते कहते झूठ बोल करके सत्ता को अब चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या माने कि बीजेपी की नज़र उस मामले पर है? कुछ आने वाले समय में जिस तरह से ऑपरेशन लोटस होता है, क्या हिमाचल में भी कुछ इस तरह को देखने को मिल सकता है अगर इस तरह का कुछ होता है? क्योंकि बेहद गंभीर मामला जो है, और कोर्ट के फैसले के बाद अब और ज़्यादा गंभीर हो सकता है मामला। तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो नज़र बनाए हुए है इस मामले पे, क्योंकि पार्टी ही मामले को ले गई थी कोर्ट में भी। इसको मुझे लगता है कि उस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये विशुद्ध जो है एक बहुत गैर जिम्मेदाराना काम किया है कांग्रेस की सरकार ने। मैं भी 5 साल मुख्यमंत्री रहा, मैं भी तो बना सकता था, मैं भी अपने पॉलिटिकल कोलीग्स को अकोमोडेट कर सकता था, लेकिन नहीं किया। इसलिए मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, मेरे सामने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि ये नियुक्तियां अवैध हैं, निरस्त किया है सुप्रीम कोर्ट ने, हमने नहीं बनाए, जबकि बना सकते थे। और यहाँ इन्होंने ये जो CPS 6 बना दिए, और 6 बनाने के बाद, CPS बनाने के बाद फिर अल्टीमेटली अब पार्टी के सामने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो हमने कोर्ट में जाकर के अपनी बात कही। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं बना सकते हैं, ये कानून का एनेक्टमेंट जो विधानसभा के अंदर किया गया है, ये जो पार्लियामेंट और ये पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ है उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट है, ये नहीं हो सकता है, और ये इसको यानी कि असेंबली को अधिकार नहीं है। तो ऐसे में फिर कोर्ट में मामला गया है, कोर्ट में आगे आगे तारीख लग रही है। मुझे सचमुच में थोड़ा इस बात को लेकर के हैरानी भी है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कोर्ट के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन लोग अच्छी तरह से समझते हैं सारी चीज़ों को, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उसमें निर्णय आएगा, और निर्णय आएगा
तो CPS जाएंगे। इसके अलावा आप हमेशा कहते रहे हैं कि ये जो सरकार है ये दोस्तों की सरकार बनी है हमारी, सचिवालय जो में है दोस्तों, क्या इसका अर्थ क्या निकाला जाए इसका? क्या है कि कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके साथ कंसल्टेशन नहीं होता है, लेकिन दोस्तों के साथ कंसल्टेशन होता है, निर्णय होते हैं, और वो निर्णय जो ठीक हैं गलत हैं जो भी हैं, वो निर्णय करने वाले जो है वो 4 लोग 5 लोग बैठते हैं, बैठ करके निर्णय करते हैं, और उस तरह से मुख्यमंत्री जी को हाँक रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक व्यवस्था है, विधायक है चुने हुए प्रतिनिधि, मंत्री हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि के साथ साथ में संवैधानिक दायित्व पर हैं। जब उनकी ओर से इस तरह की बात आती है कि हमें पूछा नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, निर्णय हो गया, तो प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? प्रश्न खड़ा होता है तो आखिरकार निर्णय कौन कर रहा है, कौन लोग हैं निर्णय करने वाले? जब उनसे ही बात करते हैं कि भी तो आप बोल रहे हैं मंत्री होकर के हमें मालूम नहीं है, आप बोल रहे हैं विधायक होकर के हमें मालूम नहीं है, तो निर्णय कौन कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? तो फिर उनकी ही जुबान से बात निकलती है। तो निर्णय करने वाले तो दोस्त हैं उनके, जो एडवाइजर के नाते कैबिनेट रैंक के साथ विराजमान है, जो चुनाव नहीं लड़े हैं, ना चुनाव लड़ने की हैसियत है, और उसके बावजूद भी सरकार को दना करके चला रहे हैं, और हम सब लोग हैरान हैं, परेशान हैं। एक तो 2024 में बीजेपी क्या दावा करती है, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटें हैं, क्या इस बार मोदी लहर यहाँ पर काम करेगी? और इसके साथ मेरा एक और सवाल है कि 2024 को हिमाचल प्रदेश के साथ इसलिए आम जनता जो है वो भी देख रही है कि शायद 2024 में कुछ हो सकता है, कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो आप जिस तरह से मैंने पहले भी पूछा, क्या यहाँ पर भी ऑपरेशन लोटस जो है उसकी तैयारियां शुरू हो रही हैं या उसकी संभावनाएं बन रही हैं खुल करके? क्योंकि ये आम चर्चा है, आम जनता के बीच की चर्चा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? 2014 और 2019 की तर्ज पर हिमाचल अपना 100% योगदान देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को दें, इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं, और उसके लिए मेहनत करेंगे, रात दिन एक करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बने, ये हम सबकी इच्छा है, और हमारी ये भी एक तमन्ना है कि जो पीछे जो कमी छूटी है हिमाचल प्रदेश में मामूली अंतर से, उस कमी को पूरा करने की स्थिति में हम हो पाएंगे। और जहाँ तक बाकी चीज़ों को लेकर के तो हमारी ओर से न सोच है, न इस बात को लेकर के न प्रयास है, न हमको इस सारी चीज़ की आवश्यकता है। हमने बड़ा साफ शब्दों में कहा है, हमारे सामने अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव है। कॉन्फिडेंस है? नहीं, हम इस बात को बोल रहे हैं कि भाई हम 4 सीटों पर मेहनत इस तरह से कर रहे हैं, हम 4 सीटें जीतेंगे। अब 14 में मतलब किस उस बल पर, मतलब आपको क्यों लग रहा है? देखो नरेंद्र मोदी जी ने, तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार 2014 में थी, वीरभद्र सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी मंडी से, लेकिन वो भी चुनाव हार गई थी। वीरभद्र सिंह से बड़े नेता तो सुक्खू जी नहीं है, बहुत बड़े नेता थे वो। 4 की 4 सीटों पर हम 2014 में जीते, जीतने के साथ साथ में मंडी से प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ी लोकसभा के, लेकिन चुनाव हार गई थी। तो इसलिए ऐसा मत सोचें कि वो कि 2024 में उनकी सरकार है हिमाचल प्रदेश में। उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर 2024 की बात कर रहे हैं तो परिणाम वही होगा जो 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ था। मैं जानना चाहूँगा कि सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है, लोग जो है अपनी तरफ पर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे अंक जो है वो सरकार को दे रहे हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 10 अंक में से आप सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को कितने अंक देती है बीजेपी हिमाचल? मुझे माफ़ करना कि हम नंबर देने की परिस्थिति में ही नहीं है, जब काम ही नहीं हुआ। सारे डेवलपमेंट के काम बंद पड़े हैं, 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद कर दिए, चले हुए संस्थान बंद कर दिए। त्रासदी के कारण 500 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी चले गई। हिमाचल प्रदेश में हज़ारों लोग बेघर हो गए, जबकि एक भी आदमी घर के बिना नहीं था। अब उसमें सारी चीज़ों को लेकर के अगर हम देखें, जो क्योस है, मिसमैनेजमेंट है, और सारे जिस तरह से हम विधानसभा के अंदर भी देखते हैं, तो किस बात के लिए नंबर दिए जाएं, ये प्रश्न अपने आप से जब पूछते हैं तो मेरी ओर से तो 0 नंबर है। जी चलिए, अब
ये जो एक सीरियस टॉपिक से इसकी जगह हम थोड़ा परिवर्तन करके अब आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा लोग भी जानना चाहेंगे। सबको ये पता है कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप वहाँ से आपने शुरू किया अपना राजनीतिक जीवन, उसके बाद लगातार आगे बढ़े, उसके बाद फिर 98 में आप पहली बार विधायक जो है वो बने, और लगातार जो है उसके बाद आपने विधायक की पारी आप खेली और फिर मंत्री भी रहे और आप मुख्यमंत्री आप बने थे उसके बाद। लेकिन एबीवीपी से पहले की अगर मैं बात कर लूँ, आपके स्कूल के समय से आप राजनीति में आए कैसे, एबीवीपी में आप कैसे आए, और उसके बाद क्या आपने ये सोचा था कि आगे की जो राजनीति है वो कंटिन्यूटेशन में रखनी है और आगे जारी रखनी है, उसके बाद जो है बड़े पदों पर भी जाना है, क्या था उस समय और कैसे आप राजनीति में आपका पहला कदम आया? देखिए, अगर मैं अपने स्कूल के छात्र जीवन की अगर बात कहूँ तो हम बहुत गरीब परिवार से थे, और गरीब परिवार होने के नाते बहुत सामान्य परिस्थिति में चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा सोचना होता नहीं था। राजनीति का तो सवाल पैदा होता ही नहीं था, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि इस प्रकार की थी नहीं, ना इस सारी सोच के लिए इजाज़त देती थी। पर लेकिन मैं इतना ज़रूर हूँ कि मैं जब मैट्रिक करने के बाद मैंने कॉलेज जाने का आग्रह किया तो परिवार ने असमर्थता जाहिर की कि संभव नहीं, हम नहीं भेज सकते हैं, और घर के काम के लिए आप लगिए, अब ये काम करना है। और उस वक्त घर का काम भी चलाया था, तो पिताजी ने, भाइयों ने कहा कि भाई संभव नहीं है, इसलिए तो हमने भी छोड़ दिया। मैं 2 साल घर में रहा मैट्रिक करने के बाद। उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, और वो इवनिंग कॉलेज में एडमिशन ली, क्योंकि लेट हो गए थे, तो इवनिंग कॉलेज में एडमिशन मिली मुझे मंडी कॉलेज में। और यही सोच करके फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं ऐसा कर लूँगा, दिन में कुछ काम कर लेंगे और इवनिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे। पढ़ने की इच्छा थी, मेरे साथ के बहुत सारे लड़के जो है कॉलेज पढ़ने के लिए चले गए। तो फिर उसके बाद फिर पीयूसी में गया। उस वक्त पीयूसी हुआ करती थी, प्री यूनिवर्सिटी क्लास बोलते हैं, तो वो होती थी। तो उसके बाद फिर वो पीयूसी करने के बाद मैं फिर डे कॉलेज में BA1 में आया। तो पीयूसी के उस वक्त के दौरान जो है मुझे विद्यार्थी परिषद के साथियों के साथ संपर्क हुआ। एक चीज़ को लेकर के थोड़ा संघ के बारे में तो बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था पहले, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद परिचय हुआ उस दृष्टि से। उसके बाद फिर कई और आपको आप यहाँ पर फिर MLA बने। उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर से वापस आया, वहाँ क्लाइमेट मुझे सूट नहीं किया, गर्मी के, हम ठंडे इलाके के रहने वाले, और गर्मी में थोड़ी मुझे परेशानी रही वहाँ पर। जिस तरह से काम कर सकते तो काम करने में, लेकिन वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। उसी वक्त कश्मीर से जो एग्जोडस हुआ था, यानी कि कश्मीरी पंडितों को निकाला था, तो वो उस वक्त का दौर था। और एक हमने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से पूरे देश भर में कश्मीरी पंडितों के जो कश्मीरी लोगों को कैंपस में भेजा था, टीमें बना करके, ताकि कश्मीर की रियल स्टोरी समझ सके, लोगों के बीच में पहुंचा सके। और उसके बाद हमने कश्मीर मार्च किया था, जिसमें 10,000 स्टूडेंट पूरे देश भर से जम्मू पहुंचे थे। जम्मू से कश्मीर के लिए मार्च किया था, लेकिन फिर बाद में रास्ते पे रोक दिया था। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में इन्वॉल्व होकर के अपने सीनियर लीडर्स जो थे अपने विद्यार्थी परिषद के, उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा भी उसमें। निश्चित रूप से एक इतनी मेहनत और इतने परिश्रम के बाद खुशी हासिल होती है, लेकिन एक गॉडफादर भी होता है हर क्षेत्र में, एक गुरु। आपके अगर राजनीतिक गुरु की बात करें तो किसको आप आइडल मानते हैं, किसको आप अपने गॉडफादर के रूप में देखते हैं? देखिए, एक उस वक्त की बात, उस वक्त अगर नेतृत्व की अगर हम बात करें तो मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा जो प्रेरणा अगर मिलती थी, बहुत कुछ एक मिलता था अटल जी के जीवन से, सेल्फलेस होकर के काम करना और बहुत बेहतर ढंग से काम करना। और संगठन में काम करते हुए मेरे साथ हमने जो हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थी परिषद में अगर जो काम किया, तो आगे बढ़ाने में हमारा महेंद्र पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, नड्डा जी का योगदान रहा है उस दृष्टि से। और संगठन में आगे बढ़ाने के लिए शांता कुमार जी और धूमल जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा मुझे उस दृष्टि से। एक समय था जब आपने अभी नड्डा जी का भी जिक्र किया और कई और नाम भी हैं, लेकिन अब एक समय ये था कि कांग्रेस में कई गुट थे,
लेकिन आज कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी में कई गुट बन गए हैं, 2-3, एक धूमल गुट बन गया है, एक जयराम गुट बन गया है, एक नड्डा गुट भी जो है अब आगे आ रहा है कुछ इस तरह। तो ये आप किस तरह से आप आम लोगों को बताना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में, अगर मैं वास्तविक स्थिति की बात करूं, कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, एक बात तो मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज की तारीख में इतना मजबूत है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में सरकार बनी है और जब से अमित भाई जी जिस प्रकार से संगठन को मजबूत करने के लिए उनने काम किया है, और आज हमारे हिमाचल के ही जगत प्रकाश नड्डा जी उस काम को देख रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि इन सारी चीज़ों की गुंजाइश ही नहीं है। सबके लिए आज की तारीख में, और मेरे लिए भी, अगर आदर्श के रूप में अगर मैं कहूं तो नरेंद्र मोदी जी हमारे पास एक आदर्श ऐसा एक नेतृत्व है जिससे हर पल सीखने को मिलता है। हर कार्यक्रम में जाना, हर बैठक में जाना, कुछ ना कुछ उनसे नया सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और उन्हें बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। और अगर जहाँ हिमाचल प्रदेश की बात कहें, बातें राजनीतिक क्षेत्र में होती हैं, ये आगे पीछे थोड़ी बहुत चीज़ें चलती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये गुट की गुंजाइश ही नहीं है, गुट की गुंजाइश ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। सबको एक लाइन पर, अभी आप देखें चुनाव के परिणाम आए, चुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री के निर्णय हुए, सब सारी चीज़ों को लेकर के कहीं भी किसी तरह का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता, नेतृत्व तय करता है, नेतृत्व के। और हिमाचल के संदर्भ में तो मैं इतना ही कहूँगा कि हिमाचल तो छोटा सा प्रदेश है और हम इन सारी चीज़ों के बारे में चिंता ही रखते नहीं हैं। मैं तो व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं रख, क्योंकि हमारे बारे में निर्णय पहले भी संगठन ने किया है, आगे भी संगठन ही निर्णय करेगा। एक और चर्चा है, आप चुनावों की भी बात हुई थी, लोकसभा चुनाव में कंगना रणौत का नाम जो है वो बहुत आगे आ रहा है, और मंडी से आगे आ रहा है कि कंगना रणौत मंडी से चुनाव लड़ सकती है। इसकी भी मुझे आपकी, क्योंकि बात भी होती रहती है, आप में मुलाकात जो होती है, आपकी पहले भी बात हुई, तो क्या वाकई में ये स्थिति भी है, या ये संभावना भी हो सकती है कि बीजेपी जो है कंगना रणौत को चुनावी मैदान में उतार सकती है? देखिए, मैंने कहा कि हमारी पार्टी में नेतृत्व सारी चीज़ों का आकलन करता है, उसके बाद निर्णय करता है। कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ये निर्णय करेगी तो पार्टी हाईकमान करेगी, पार्टी का नेतृत्व तय करेगा केंद्र का। हाँ, इतना जरूर है कि कंगना जिन्हें इतना इच्छा जाहिर की है चुनाव लड़ने की, ऐसी जानकारी मिली हमको, जो अखबारों में भी खबर आई और उनके परिवार के लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया। लेकिन पार्टी तय करेगी जो भी निर्णय, लड़ना है नहीं लड़ना ये व्यक्ति नहीं तय करता, लड़ाना है नहीं लड़ाना है ये पार्टी तय करेगी, कहाँ से लड़ाना है ये भी पार्टी तय करेगी। तो इस सारी बात को देख करके मैं इतना ही कहूँगा कि पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करेगा वही होगा। मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक बात कही आपने कि एक नई मिसाल कायम की, वो मैंने इस संदर्भ में कही थी क्योंकि आप जब मुख्यमंत्री थे, जब आप मुख्यमंत्री बने, तो उससे पहले अगर हम देखें तो एक निरंतर एक रूटीन था एक मुख्यमंत्री, अगर ये होंगे। लेकिन जब आप बने तो शराफत आप साथ में लेकर आए अपने साथ, और आप जो है इस नाम से जाने भी गए कि वाकई जयराम ठाकुर जो हैं वो शरीफ हैं। ये हिमाचल ही नहीं बल्कि बाहर भी, और एक शराफत कहीं ना कहीं आप अपने कामकाज में भी लेकर आए, प्रशासन में भी लेकर आए। लेकिन क्या उसका कहीं ना कहीं घाटा भी आपको उठाना पड़ा? नहीं, देखिए, एक बात जरूर होता है, हर चीज़ का लाभ नुकसान होता है। और हिमाचल की संस्कृति के मुताबिक मैंने सहजता सरलता अपने जीवन में अपनाई है, पहले से अपनाई है, मैंने उसी तरह से काम किया। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि कमियाँ हो सकती हैं, काम जो आदमी करता है त्रुटियाँ रह जाती हैं, गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि हिमाचल के लोगों ने बहुत प्यार दिया। सरकार नहीं बन पाई, लेकिन इस बात का मलाल है और ये जिम्मेवारी मुझे स्वीकार भी करनी है। लेकिन मैं इस बात को लेकर के भी ज़रूर कहना चाहूँगा, जिनके बारे में बहुत ऐसा बोला हुआ था कि भाई ये बड़े बहुत प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे हैं वैसे, कई तरह की उनके बारे में परसेप्शन बनाने की कोशिशें हुई, क्या वो लोग सरकार बना पाए फिर से? क्या वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश में? क्या एक बार हारे, एक बार जीते, एक बार जीते, एक बार हारे, यही रहा? यही बाकियों के बारे में रहा? मैं नाम किस बात को लेकर के लूँ? बात कहने के लिए तो सरल होता, हाँ मुझे बनानी चाहिए थी सरकार, मुझे सफल होना चाहिए था,
इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने नहीं बनाई तो नहीं, मैंने हमारे से भी हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बनानी चाहिए थी, उसके लिए हमने प्रयत्न किए और हिमाचल प्रदेश में मामूली अंतर से 0.9% से अंतर रहा, लेकिन हमने रिकॉर्ड अपने कार्यकाल में वो भी स्थापित किए हैं। हिमाचल प्रदेश में 2019 का चुनाव 68 की 68 सीटों पर जीते। पूरे देश के वोट शेयर में नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़े और जीते, वो अंतर अभी तक शायद 27,000 के, वो 26,000 कुछ का था वीरभद्र सिंह जी का, और एक वो रोहडू के विधायक जीते थे एक बार बरागटा, 28,000 के करीब जीते थे वो। लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में अपने विधानसभा क्षेत्र, जिससे जमानत कभी पार्टी की जब्त होती थी, वहाँ 38,000 वोटों से हमने जीता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगी, अभी फिलहाल तो रहेंगी, आने वाले समय की बात मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल तो है ही है। चलिए, हम आगे भी बात करते रहेंगे बीच बीच में आपसे, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है इसमें हम आखिर में एक बार ज़रूर कहते हैं, जो हमारे मेहमान रहते हैं और ये क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो हिमाचल प्रदेश की अगर जनता से आपने डायरेक्ट कोई बात करनी, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए ही कार्यक्रम है, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे अगर मैं आप से कहूँ कि आप जनता के लिए कुछ कहें इस कार्यक्रम के अंत में? तो हिमाचल प्रदेश की जनता के समक्ष मेरा यही एक विनम्र निवेदन है, आप सबका बहुत बड़ा स्नेह मिला है, सहयोग मिला है, और मैं यहाँ पर किसी और वजह से नहीं, आप सबके स्नेह और प्यार की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से पहुँचा हूँ। प्रयत्न करता हूँ जो मेरे से हो सकता है, सत्ता पक्ष में रहते, वो सरकार में रहते, वो उस वक्त भी प्रयत्न किए। आज भी आपके मुद्दों को, आपकी परेशानियों को, कठिनाइयों को उजागर करने के लिए जो मेरे पास जिम्मा है, उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता हूँ, प्रभावी ढंग से उनको उठाने की कोशिश करता हूँ, चाहे विधानसभा के अंदर, चाहे विधानसभा के बाहर। और मेरा जीवन समर्पित है पल पल हिमाचल प्रदेश की लोगों के लिए, और आप सबका आशीर्वाद बना रहे, इस आकांक्षा के साथ, इस उम्मीद के साथ आओ हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम सब मिल कर के काम करें। आपका सहयोग रहेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। हमको आपके सहयोग से ताजगी मिलती है, प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा मिलती है, और मिल कर के ये अपना हिमाचल आगे बढ़े। और हिमाचल हमेशा जब कहते हैं शिखर पर होना चाहिए, उसके लिए हम सब लोग काम करें, इतनी ही बात कहता हूँ। जयराम जी, आपने हमारे से खास बात की इस कार्यक्रम में, और कुछ व्यक्तिगत बातें भी आपने साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। तो मोहित डायरीज में आज हमने आपको जयराम ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलवाया, उनसे जाना कि किस तरह से राजनीति हिमाचल प्रदेश में चल रही है, विपक्ष का क्या किरदार रहा है, और किस तरह से रोड मैप आगे रहेगा 2024 के चुनावों के लिए भी, और साथ ही उनके कुछ व्यक्तित्व, जो उनके पर्सनल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, उस बाबत भी हमने बात की है। हम ऐसे ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ खास शख्सियत रहेंगी उनसे मिलवाएंगे, और खास ही कुछ अलग बात जो है इस कार्यक्रम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो बने रहिए इस खास कार्यक्रम मोहित डायरीज में। नमस्कार।